हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे हम लोग 12th क्लास का जो हिस्ट्री का पहला चैप्टर है, ओके, इसका वो जो एक्सरसाइज है वो यहाँ पे हम लोग लेके आ गए हैं। और इस एक्सरसाइज के अंदर जितने भी क्वेश्चन है, सारे के सारे जो क्वेश्चन है हमने अटेम्प्ट किए हैं। और जो सबका जो आंसर है वो प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, ओके। अगर आप यहाँ पे देखते हो, जो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड रीराइट द स्टेटमेंट। यानी आपको यहाँ पे क्या करना है कि चार ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए रहेंगे, चार में से आपको एक ऑप्शन चूज करना है और आपको बताना है कि वो करेक्ट है या नहीं है, ओके। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो है बी, ओके, गैटनबर्ग। उसके बाद सेकंड आंसर है जिसका जो सेकंड क्वेश्चन है जिसका आंसर है आपका गैलीलियो, ओके। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे बैथोलम्यू डायस। और इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीनों का जो आंसर है वो आपको हाईलाइट करके दिया गया है, ओके। उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जिसमें आपको मैच द करेक्ट इनकरेक्ट पेयर विद द ग्रुप बी एंड राइट द करेक्ट वंस, ओके। यहाँ पे हमने क्या किया है, डायरेक्ट जो करेक्ट पेयर है, ओके, ग्रुप बी से उसको हमने यहाँ पे क्या किया है, मैच किया है। जैसे अगर आप देखो कि जॉन की फ्लाइंग शटल, एली विल्सन कॉटन गिन, एडमंड कैटबिट पावर लो, जेम्स वर्ड स्टीम इंजन, ओके। तो ये क्या है, एकदम करेक्ट यहाँ पे पेयर है। अगर आप चाहते हो कि जो पेयर ए है उसके अंदर आपको करेक्ट इनकरेक्ट यहाँ पे अगर आपको मैच करना है तो आप किसी में भी इनकरेक्ट कर सकते हो, ओके। तो इससे आपको मतलब ज्यादा आपको कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। जो भी करेक्ट ऑप्शन है उसको आप बाहर रखिए और जो इनकरेक्ट ऑप्शन है उनके साथ क्या कीजिए, पेयर कर दीजिए, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखते हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या पूछा है कि राइट द नेम ऑफ द हिस्टोरिकल प्लेस पर्सन एंड इवेंट। यानी आपको यहाँ पे किसी भी हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में, पर्सन के बारे में और इवेंट के बारे में पूछा गया है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। जिसमें आपको पूछा है फादर ऑफ द एम्पेरिकल साइंस। तो एम्पेरिकल साइंस के फादर कौन है, वो है फ्रांसिस बैस्कॉन, ओके। उसके बाद यहाँ पे अगर आप सेकंड क्वेश्चन देखते हो जिसमें आपको पूछा है साइंटिस्ट हु टोल्ड द वर्ल्ड दैट द सेंटर ऑफ अवर प्लेनेटरी सिस्टम इज द सन एंड नॉट द अर्थ। तो ये किसने बोला था, निकोलस ने, ओके। तो यहाँ पे आप निकोलस का पूरा जो कॉन्सेप्ट है अर्थ और उसके आसपास जो घूमने वाले जितने भी ये हैं, और सॉरी सन और उसके आसपास जितने भी घूमने वाले जो प्लैनेट है उसके अकॉर्डिंग उसने जो प्लानिटरी मोशन का एक कॉन्सेप्ट दिया था साइंस के अंदर, ओके। ये यहाँ पे हम लोग ने बात किया है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हो जिसमें आपको पूछा गया है कि द ट्रेसिस रिटेन बाय द वेरमियर, ओके। तो ये कहाँ पे लिखा गया था, बृहत संहिता में, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पे जितने क्वेश्चन आंसर है वो सब हमने डिस्कस किया। देन उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, कंप्लीट द कॉन्सेप्ट मैप, ओके। यहाँ पे आपको जोग्राफिकल डिस्कवरीज के बारे में पूछा है। तो सबसे पहले आपको पूछा है मार्को पोलो, तो ये कहाँ डिस्कवर हुआ था, चाइना के अंदर, ओके। उसके बाद आपको मुंगो पार्क, ये कहाँ डिस्कवर हुआ था, नाइजर में, ओके। उसके बाद आपका थर्ड एब टैस्मन, ओके, ये डिस्कवर हुआ था आपका न्यूजीलैंड में। फोर्थ है आपका हेनरी द नेविगेटर, ये डिस्कवर हुआ था मॉडेरिया एंड द एजोरस में, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पे जो चारों के जो आंसर है वो यहाँ पे हमने दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन आप देखो कि कैसे आपको पूछा है कि राइट द शॉर्ट नोट। तो ऐसे सब जो क्वेश्चन होते हैं आपको 3 या 4 मार्क्स के लिए आते हैं, ओके। तो इस हिसाब से आपका आंसर कितना बड़ा है उसके ऊपर आपके जो मार्क्स है वो डिपेंड करते हैं। अगर आपका आंसर बड़ा है तो वो 4 मार्क्स के लिए आ सकता है, अगर आपका आंसर छोटा है तो वो 3 मार्क्स के लिए आ सकता है क्वेश्चन, ओके। तो यहाँ पे जो पूछा है वो है आपका यूरोपियन क्रसेट्स, ओके। तो यहाँ पे यूरोपियन क्रसेट्स के बारे में आपको पूरी जो जानकारी है, ओके, पूरा जो एक इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो यहाँ पे आपको पूछा है मेटलर्जी इन यूरोप, ओके। तो मेटलर्जी के बारे में यहाँ पे पूछा है कि कौन कौन सी जो मेटलर्जी थी यूरोप के अंदर थी उस टाइम पे। तो यहाँ पे आपको पूरा जो आंसर है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं जिसमें आपको पूछा गया है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रीजन। यानी आपको क्या है, एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उस क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करना है विथ रीजन, ओके। यानी एक आपके पास जो एक रीजन है वो होना चाहिए किसी भी आंसर के लिए कि आप ये आंसर क्यों प्रोवाइड कर रहे हो, ओके। जैसे यहाँ पे पूछा गया है कि द यूरोपियन रेजिडेंस इज द सपोज टू हैव द रीच हिज जेनिथ इन द 15th-16th सेंचुरी, ओके। तो इसके बारे में आप क्या बता सकते हैं, जैसे इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, rediscovery of the classical knowledge, okay, artistics and the scientific innovation, फिर ह्यूमनिज्म एंड द इंडिविजुअलिज्म,
तो इसके बारे में आप किस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, किस तरीके से इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हो, यही सारी चीजें आपको इस आंसर के अंदर लिखनी है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप सेकंड क्वेश्चन देखते हो जिसमें आपको क्या पूछा है कि द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन फर्स्ट बिगिन इन इंग्लैंड, तो ये कब हुआ था, कौन से सन में हुआ था, ओके, कब हुआ था, कौन से बीसी में हुआ था, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि एक्सेस टू रिसोर्सेस क्या थे, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन क्या था, एक्सेस टू मार्केट किस तरीके से था, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी कैसी थी वहां पे, एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन किस तरीके से हुआ, तो ये सारी जानकारी आपको वहां पे जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे आंसर के तौर पे आपको देनी है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जिसमें आप स्टेट योर ओपिनियन, तो ऐसे सब जो क्वेश्चन होते हैं आपको 5 मार्क्स से 4 मार्क्स के लिए होते हैं, तो यानी आपको खुद का ओपिनियन भी देना होता है आपको पढ़ के, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देखो तो आपको क्या लिखा है क्वेश्चन की, द यूरोपियन नेचुरल साइंटिस्ट ऑफ 17th सेंचुरी लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न साइंस, तो जो 17th सेंचुरी के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने किस तरीके से मॉडर्न साइंस का एक जो फाउंडेशन है उसको रखा है, इसके बारे में यहाँ पे आपको पूरा बताना है कि किस तरीके से 17th सेंचुरी में जो साइंस है उसने बहुत ही काम का एक इनोवेशन है वो किया, और उसके कारण उसका एक बहुत ही कमाल का जो फाउंडेशन है वो भी इसके अंदर आप आइजैक न्यूटन को देख लो, गैलीलियो गैलीलियो को देख लो, आप जॉनसन कैपलर को देख लो, ओके, उसके बाद रॉबर्ट बायल, तो ये सारे जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने आप मॉडर्न साइंस का जो एक फाउंडेशन है उसको रखा है, जितने भी 17th सेंचुरी के साइंटिस्ट है, और आज तक हम लोग वही जो साइंस है अभी भी हम लोग उसको एक मेन जो एक मेन साइंस का ये कॉन्सेप्ट है उसके तौर पर हम आज भी उसको पढ़ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको उस तरीके से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। देन उसके बाद अगर आप सेकंड क्वेश्चन देखते हो जिसमें आपको पूछा है कि द इकोनॉमी बेस्ड ऑन द सरप्लस प्रोडक्शन सपोर्ट इकोनॉमिक नेशनलिज्म एंड ऑल्सो द इंपेरियलिज्म, ओके, यानी आपका ऑफ कोर्स अगर इकोनॉमी है तो इकोनॉमी आपका एक तो नेशनलिज्म और एक आपका इंपेरियलिज्म, तो ये दोनों चीजों को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। ओके, किसी भी नेशन के डेवलपमेंट में तो इकोनॉमी बेस्ड और सरप्लस होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंट्री के लिए, ओके, किसी भी नेशन के लिए। अगर वो इकोनॉमिकल स्टेबल है तो वो कोई भी चीज आसानी से अचीव कर सकते हैं, बहुत सारे जो डेवलपमेंट के काम है वो आसानी से वो लोग अपने कंट्री के अंदर कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपको जो आंसर है वो आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या पूछा है यहाँ पे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल, तो ऐसे सब जो क्वेश्चन होते हैं आपको ये भी क्वेश्चन आपको 5 से 6 मार्क्स से ले आ सकते हैं। ओके, तो इसमें सबसे पहले आपको पूछा है कि एक्सप्लेन द कॉज एंड द इफेक्ट ऑफ यूरोपियन क्रसेड्स। ओके, तो यूरोपियन क्रसेड्स के कॉज एंड इफेक्ट क्या क्या थे, जैसे कॉज यहाँ पे लिखा है रिलीजियस मोटिवेशन, ओके, उसके बाद पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल फैक्टर, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर, तो ये क्या थे उसके कॉज थे। लेकिन अगर आप इसके इफेक्ट देखोगे, इफेक्ट में क्या था, कल्चरल एक्सचेंज, जो कल्चरल एक्सचेंज, तो ये कल्चर क्या है, धीरे धीरे एक्सचेंज होने लगते हैं। इकोनॉमिकल एंड ट्रेड डेवलपमेंट, तो किस तरीके से इकोनॉमिक और ट्रेड को डेवलप किया जाए। इम्पैक्ट ऑफ यूरोपियन सोसाइटी का क्या इम्पैक्ट था, ओके, लेगेसी ऑफ द इंटॉलरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रही है। ओके, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया है यहाँ पे, give detailed information of the development of science and the scientific innovation during the renaissance period। ओके, तो यहाँ पे जो रीनेजेंस पीरियड था उसके अंदर कौन कौन से ऐसे जो डेवलपमेंट थे साइंस और साइंटिफिक इनोवेशन के तौर पे, जैसे अगर आप ह्यूमन एंड एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन देख लो, मैथमेटिक्स में देख लो, आप एनाटॉमी में देख लो, यानी एक मेडिकल फील्ड होता है जिसके अंदर हम लोग बॉडी के बारे में स्टडी करते हैं। ओके, एनाटॉमी यानी एक तरह से जो आपका एक ढांचा होता है शरीर का उसके बारे में स्टडी किया जाता है। ओके, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट एंड इनोवेशन के बारे में आप देख लो, जैसे साइंस के लिए अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट है उसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, फिर उसके बाद साइंटिफिक सोसाइटी एंड एकेडमिक्स, उसके बारे में आप देख लो, तो ये सारी जो चीजें हैं जो अलग अलग जो इन्फॉर्मेशन है, इनोवेशन है, ओके, उस टाइम पे उस पीरियड के, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बतानी है और लिखनी है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो आपको सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन दिया है वो है आपका प्रोजेक्ट वाला टॉपिक। ओके, तो ये प्रोजेक्ट वाले टॉपिक में आपको क्या पूछा है, और ऐसे जो टॉपिक होते हैं आपको एज अ आप प्रोजेक्ट टॉपिक, यानी अगर आप कॉलेज में क्लास में अगर आप किसी फंक्शन में पार्ट लेते हो और किसी कंपटीशन में पार्ट लेते हो, तो ये सारे जो टॉपिक्स होते हैं वो बहुत काम आते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट दिया है कि कलेक्ट द डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द वोगेयस ऑफ द बर्थोलुम डायस एंड द
वास्को दी गामा एंड रीड इट आउट इन टू द क्लास। ओके, यहाँ पे दो ऐसे जो साइंटिस्ट है उनके बारे में आपको पूछा है, उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और उसको इन द क्लास आपको क्या करना है, रीड करके देना है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे बार्थोलोम डायस है, उनके बारे में हम लोग देखते हैं, देन उसके बाद हम लोग जो वास्को दी गामा है उनके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखो कि बार्थोलोम दास जो डायस है उन्होंने यहाँ पे क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज द बार्थोलोम डायस, और यहाँ पे एक क्या थे, वो एक्सप्लोरर थे, ठीक है, जिन्होंने क्या बोलते हैं 15th सेंचुरी में बहुत सारे जो एक्सप्लोर है वो किए थे। और उनके जो अचीवमेंट है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे यहाँ पे जो बार्थोलोम डायस है उन्होंने लिस्बन, पोर्तुगल, यहाँ पे उन्होंने ट्रैवल किया था, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका, ये सारी चीजों पे उन्होंने ट्रैवल किया था। ओके, उसके बाद यहाँ पे नेमिंग द कॉप ऑफ स्टोन, तो उनका नेमिंग ऑफ कॉप ऑफ स्टोन्स क्या था। ओके, ये सारी चीजों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर देखें वास्को दी गामा, यानी वास्को दी गामा वाज द अनदर पोर्टुगीज एक्सप्लोरर who follow the footstep of Dias and achieve the even greater success in reaching India. Okay, here are the details of notable वो गया, यानी जो वास्को दी गामा थे, अगर आप देखोगे साइंस के अंदर या हिस्ट्री के अंदर, तो वहां पे कहा जाता है कि इंडिया की जो डिस्कवरी है वो वास्को दी गामा ने की है। ओके, लेकिन ऐसा है कि जो वास्को दी गामा है वो अमेरिका की डिस्कवरी के लिए निकले थे, लेकिन वो खोज करते करते वो इंडिया पहुंच गए। ओके, तो ये सारी चीजें हैं, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे हिस्ट्री को तो आपको बहुत सारी जो चीजें हैं वो आपको पता चलेगी। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो पूरा एक्सरसाइज है यहाँ पे खत्म होता है। अगर अगर आपको इसके अंदर कुछ डाउट होगा तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको समझा हो, तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करिए ताकि हम ऐसे ही बहुत सारे जो वीडियोस है आपके लिए हम ला सके। तो थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।